हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर, जो कि है हेनरीज लॉ। वैसे इस लॉ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा दे रखा है अबाउट सॉल्युबिलिटी। अब अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना चाहें तो 9th में भी आपने देखा था, नंबर ऑफ ग्राम्स, है ना, डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा कुछ बताया था 1 लीटर में। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन इसको देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। अब वो सब्सटेंस क्या होगा आप बता सकते हैं? जो भी सब्सटेंस होगा वो क्या होगा आपका? सॉल्यूट। जो भी चीज घुलेगी सब्सटेंस, उसमें जो घुलेगा वो सॉल्यूट ही तो होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। पार्टिकुलर सॉल्वेंट मींस किसी दिए हुए सॉल्वेंट में टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये 3 वर्ड आपको हमने अंडरलाइन किए हुए हैं: पार्टिकुलर सॉल्वेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो किसी भी दिए हुए टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में जो सब्सटेंस की मैक्सिमम क्वांटिटी या सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर हमें मिल जाता है उस सब्सटेंस को घोलने पर, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। जितना सॉल्यूट या जितना सब्सटेंस हम उसमें घोलते हैं उसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जैसे थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं, नमक है NaCl। नमक 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम डिजॉल्व हो जाता है, यानी 36 ग्राम नमक जैसे ही आप घोलोगे वाटर में, नमक का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। इससे ज़्यादा नमक इसमें आप नहीं घोल सकते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाओगे घटाओगे तब तो एक बार संभावना है घुलने की, सॉल्युबिलिटी बढ़ने की संभावना तब तो है जब टेम्परेचर आप घटाएं या बढ़ाएं। लेकिन अगर सेम टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे आप वही काम कर रहे हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ यूनिट की बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी की यूनिट होती है ग्राम पर लीटर, या तो लीटर में घुला होगा या फिर मोल्स पर लीटर। लेकिन यहाँ जो है ये एक नई चीज दिखाई दे रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी गैस के मोल फ्रैक्शन के इक्वल। अब हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो किन फैक्टर्स, इसको थोड़ा सा अभी आप चौंके नहीं, इसी पे पूरी चर्चा होगी अभी इस लेक्चर में, और इसी के लिए हम लोगों ने इसको पढ़ा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। तो फैक्टर्स क्या क्या हैं सॉल्युबिलिटी को कम ज्यादा करने के? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, तो ध्यान रखना है, आपको पता है कि पोलर पोलर एक जैसे में घुल जाते हैं, नॉन पोलर में घुलते हैं। जैसे पोलर का एग्जांपल NaCl प्लस H2O, नमक और पानी का कितनी जल्दी से एक घोल बन जाता है। ऐसे ही आप ले लेते हैं बेंजीन और CCl4, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर में आते हैं। ठीक है, तो ये नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं, पोलर और पोलर डिजॉल्व होंगे। आप सोचेंगे NaCl को बेंजीन में डिजॉल्व कर पाए, ऐसा नहीं होगा। उसी तरह CCl4 भी वाटर इन सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका टेम्परेचर का। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से आपका क्या बनता है? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो 2 तरह की हैं। अगर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स उसको घोलने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाना पड़ रहा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है
तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी जब उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे। इसका कारण ये है कि वो उसमें तो पहले से ही इतनी ज़्यादा हीट भरी हुई है जो अपनी हीट को रिलीज कर रहा है एक्सोथर्मिक में, और आप थोड़ी सी और एनर्जी दिए दे रहे हैं तो उसको रिलीज करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, जिससे सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर है प्रेशर, इंपॉर्टेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा। तो सॉलिड और लिक्विड जो आपने देखे इन पे प्रेशर का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में इनके पार्टिकल्स वैसे ही पहले से ही पास पास होते हैं, या यूँ कह सकते हैं दे आर ऑलरेडी कंप्रेस्ड। इनको हम प्रेशर बढ़ा के इनकी सॉल्युबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते, चाहे तो इनका टेम्परेचर चेंज करके एक बार सॉल्युबिलिटी का कुछ जुगाड़ हो सकता है। प्रेशर का जो रियल इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है गैसियस स्टेट पे। आपको पता है गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, 8th क्लास की बात है यार, गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और गैसियस स्टेट पे आप देखा होगा कि गैस को हम चाहे तो कंप्रेस कर सकते हैं ना, 1 लीटर गैस को, 1 किलो गैस को एक कमरे में भी फैला सकते हैं और छोटे से कंटेनर में भी भर लेंगे। क्यों? कैसे? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। देखते हैं, द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface। यानी कि किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी तब ज़्यादा होगी जब उसका पार्शियल प्रेशर, कैसा? सिर्फ एक गैस का प्रेशर, जब उस गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे ज़्यादा होगा। तो ये जो वास्तव में ये जो स्टेटमेंट है वो हेनरीज लॉ का है। किसका है? हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट, लेकिन इसको थोड़ा सा भी उल्टा करके लिखा जाएगा। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था, ओरिजिनल जो था उसमें उल्टा करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप लिख देते हैं पेपर में तब भी आपका गलत नहीं माना जाएगा, एग्जाम में आप इसको अगर एज ए आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बताया, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाटर है, यहाँ आपके पास 3 गैस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो जिसका पार्शियल प्रेशर इस लिक्विड सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगा वो इस लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबल होगी, और जब वो गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी दैट मीन्स उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पार्शियल प्रेशर के। कहाँ पर? लिक्विड सरफेस के ऊपर। अगर लिक्विड सरफेस के ऊपर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो उस गैस की उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से देख लेते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म, उस छोटी उस लाइन, उन लाइनों को थोड़ा छोटा करके लिख लिया हमने सिंबल्स के फॉर्म में। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। यानी लिक्विड सरफेस पे अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर पार्शियल प्रेशर कम है तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी उस लिक्विड में कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी of a gas is in a liquid is directly proportion to या depends on mole fraction। ये x जो है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन है। अब आपको सर अभी तो आपने ग्राम में बताया था, किलोग्राम में बताया था, लेकिन यहाँ मोल्स में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन में आ रहा है। पहले हमने यूनिट में मोल बताया था और आपको ग्राम में बताया। तो हेनरी ने जो यूज किया था वो मोल फ्रैक्शन को यूज किया था। अब आपको देखिए यहाँ इन्होंने ठीक उल्टा कर लिया। ये वाला हमारा वाला स्टेटमेंट था, ये हेनरी का ओरिजिनल स्टेटमेंट है। इन्हें क्या बताया? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी जिसका जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसका मोल फ्रैक्शन यानी वो गैस की जो क्वांटिटी है उस लिक्विड में उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है दैट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज मोर। ठीक है,
तो यहाँ से देखते हैं, एक जो फॉर्मूला बनता है आपको पता है, यहाँ से बनता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, P इज इक्वल टू के एच, वेयर के एच इज द हेनरीज कांस्टेंट एंड जीटा क्या है आपका, है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब प्रेस P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस। क्या है ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। और आप देखिए हमने इसको थोड़ा सा एक बार और लिखा है, जितने, इसको हिंदी में लिख लिया, जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उस लिक्विड के अंदर होंगे, उस लिक्विड के ऊपर उस गैस का पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट की हिंदी है उनके। और ये देखिए, जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किसी लिक्विड के अंदर होंगे, उस लिक्विड के ऊपर उस गैस का पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप ये देख सकते हैं। अब इसको एक ग्राफ से हम लोग डिनोट करेंगे, वही पुराना सा ग्राफ बना लेते हैं। ऊपर को इधर को जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर, इधर होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और ये आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग इसको स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, थीटा लेंगे, स्लोप इक्वल हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, किसके इक्वल होगा, के एच के, किसके इक्वल होगा, हेनरीज कांस्टेंट के। तो हम अगर आपसे कोई पूछे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालो, ग्राफ के स्लोप से निकालेंगे। वो क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल क्या होता है, पी अपॉन जीटा ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो के एच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट आल्सो। जो के एच है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, गैस के नेचर और सॉल्वेंट के नेचर पे। ठीक है, तो यहाँ अगला देखते हैं, के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। इसका क्या मतलब है, यानी अगर हम आपसे कहें यहाँ पे ये हो गया आपका हीलियम, इसका के एच है 140, ऑक्सीजन का के एच है आपका 35, नाइट्रोजन का के एच है आपका 70। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कौन सी चीज़ की, कौन सी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। आप पहले ही पता कर चुके हैं, द के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। तो जिसका के एच सबसे कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसका के एच ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका मतलब ये हीलियम जो है वो 140, इसकी के एच आ रहा है, के एच की वैल्यू आ रही है, और तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में बहुत कम होगी। दैट मीन्स हीलियम इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और ऑक्सीजन की 35 आ रही, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्टर, जो कि है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी तक हम लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट लिक्विड में देखा था, लिक्विड में जब सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे थे। अब क्या करेंगे, गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाने पे लिक्विड में सॉल्युबल होगा या नहीं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाती है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड लिखिए आप, डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसका मतलब कि अगर किसी भी लिक्विड का या गैस का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स पहले से ही काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और आप उन्हें टेम्परेचर देके और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, तो होता क्या है, फिर वो दूर दूर जाने लगेंगे, और दूर दूर जाएंगे जिससे क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी जो वो डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो मछलियाँ होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू गर्म पानी, है ना। तो वार्म वाटर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों, इसका कारण आज आपको पता चल गया कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस है, गैस का अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन का के एच 35 है, तो अगर 40 कर दो
तो KH आ जाएगा, KH कितना आ जाएगा, मान लीजिए 50 हो गया। 50 हो गया, आपको पता है KH जैसे जैसे ज़्यादा होता है सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, यानी उस वाटर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा, जिससे वो एक्वेटिक एनिमल को सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल आपके इस फॉर्मूला पे बेस्ड। KH फॉर CO2 एट 298 केल्विन इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। पास्कल आपको पता है किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। KH भी प्रेशर ही है। कैलकुलेट मास ऑफ CO2 इन 500 ml सोडा एट 2.5 ATM CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। ठीक है, तो ATM इक्वल आपको पता है क्या होता है, इतने पास्कल 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल होता है KH इंटू जीटा ऑफ गैस इन लिक्विड यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये तो रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो वैल्यू रखिए। तो प्रेशर को आपका जो प्रेशर था वो ATM में है, ऊपर देखिए यहाँ पे, इसको हम लोगों ने पास्कल में चेंज किया, इसको भी पास्कल में रखा KH की वैल्यू को। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, NCO2 अपॉन टोटल मोल, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल्स, है ना। तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ से। मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसके अपॉन में चला जाएगा, तो आपके जो CO2 के मोल आएंगे वो कितने आएंगे, 1.1/7 इंटू 10⁻²। अब आप ये देख रहे हैं इनका जो CO2 के जो मोल्स हैं वो टोटल मोल्स के कंपैरिजन में -2 या फिर हो सकता है -3 भी हो जाए, 10⁻, अप्रोक्सीमेट में -3 भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हैं वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, इज मोर लेस देन, है ना, बहुत ज़्यादा कम है। तो हम लोग इसको नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं NCO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसको वाटर के ही मोल्स को हम लोग टोटल मोल्स मान लेते हैं, जो कि आपकी वैल्यू आई 1/7 इंटू 10⁻²। अब वैल्यू रख दो। हमने यहाँ CO2 का मास निकालना है तो x मान लिया। और मोलर मास क्या होता है CO2 का 44, और यहाँ पे वाटर का मास आपको दिया है 500 दिया था, 500 ml दिया है। ठीक है, आपको पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 500 ml इक्वल हो जाएगा 500 ग्राम के। तो यहाँ से रख देते हैं, तो x की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1.7 ग्राम के अप्रॉक्सीमेट आएगी। हो सकता है 1.5 आ जाए, हो सकता है 1.8 आ जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग करेंगे और वीडियो को समझने के लिए कम से कम 2 बार तो देखेंगे ही। थैंक यू।